वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे जो हमें ऐसे एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिखने के लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ सजेशंस जो ऐसे लिखने में हमारी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं और साथ ही साथ में कि क्या क्या हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर ऐसे राइटिंग एबिलिटीज़। अगर हम ऐसे राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। साथ ही साथ में देखा जाता है कि काफ़ी सारे दूसरे एग्ज़ाम्स में वैट के नाम से आपका ये एग्ज़ाम आता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट के नाम से, या कई बार एसेज जो है वो डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने एसेज को अच्छी तरह से लिख पा रहे हैं। ये ऑफ कोर्स एक फ्री वीडियो कोर्स है ऐसे राइटिंग के ऊपर। आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पे जाके अन्य पेड कोर्सेज के बारे में भी देख सकते हैं। आप हमारे को-फाउंडर को इंस्टाग्राम पे टायरलेस सोल के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या आप डॉक्टर गौरव गर्ग ढूंढ के उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपने ऐसे राइटिंग्स को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, अपने ऐसे राइटिंग्स को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स जैसे कि IAS एग्जाम्स, तो उनमें देखा जाता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में GS के पेपर की तरह ही आपका 250 मार्क्स का ऐसे का पेपर होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे का जो पेपर है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एस्पिरेंट्स कॉमनली क्या सोचते हैं, वो या तो ये सोचते हैं कि अगर हम रीड कर रहे हैं, अगर हम किन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली एसेज को लिख पाएंगे, राइट। या फिर अगर कोई बहुत ही अच्छे रीडर्स होते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें एसेज को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम मार खा जाते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखना, प्रैक्टिस रेगुलरली करना कि किस तरह से आप अपने एसेज में स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, किस तरह से आप अपने ऐसे में कंसाइसनेस लेके आ रहे हैं, किस तरह आप अपने ऐसे की पूरी बुनियाद रख रहे हैं और उसे इलैबोरेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ सजेशंस की, तो पूरे के पूरे वीडियो में हम कुछ सजेशंस देखेंगे और साथ ही साथ में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आमतौर पे देखी गई हैं ऐसे राइटिंग्स पे और उनके सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, राइट। ऐसे में देखा गया है टॉपिक्स करंट अफेयर्स से होते हैं, कुछ स्टैटिक कंपोनेंट से भी होते हैं, कभी कभी ओपिनिएटेड एसेज होते हैं जो आपकी ओपिनियन मांगते हैं। तो आपको ये डेफिनेटली अपने दिमाग में रखना है कि आपको कुछ ना कुछ पता हो हर एक चीज़ के बारे में, भले ही वो साइंस के जगत से न्यूज़ हो, बिजनेस के जगत से हो, मीडिया के जगत से हो, कहीं भी और एस्पेक्ट से हो, आपको उन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए, राइट। आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से, और अभी हम लोग देखेंगे भी कि आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से इसे अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, मे बी आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं उस प्रकार से। अगर एक नोटबुक पे आप लिख रहे हैं, एक रजिस्टर पे आप लिख रहे हैं, तो आप उनमें बाइफिकेशंस बना सकते हैं कि मीडिया के रिलेटेड कौन से पॉइंट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स है, ताकि आपके पास अच्छे इंट्रोडक्शंस हो, अच्छे पॉइंट्स हो, अच्छे कोट्स हो इन सब की चीज़ों के बारे में। तो आपका जो पहली चीज़ है, आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप प्रॉपर लिस्ट बना रहे हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये आपका मेन एम होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए ताकि आप ब्लैंक ना हो जाए और आप आंसर चॉइसेस को अच्छी तरह से सिलेक्शन कर पाए। तो नो समथिंग एंड डेफिनेटली नो अबाउट सेक्टर्स। आप इन सब सेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए हर सेक्टर के बारे में। ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस सेक्टर्स विच आर देयर, राइट। जो बहुत सारे सेक्टर्स है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं जो एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें ऐसे पूछा जाता है। देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स कॉमनली आस्क्ड है, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और उन सारे सेक्टर्स के बारे में आप अपने खुद की लिस्ट बनाइए, प्रिपेयर कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएं कोई भी अगर टॉपिक आए। तो ये पहली इंपॉर्टेंट सजेशन है। अगर हम बात कर रहे हैं एक और सजेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक गिवन है उसे आप एक्सपैंड किस तरह से करेंगे, राइट। ऑफ कोर्स अभी जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम बताएंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं और कुछ और तरीके भी हम डिस्कस करेंगे इलैबोरेशन के। लेकिन मेन वेज क्या होते हैं इलैबोरेट करने के? एक तो होता है कि आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट।
जैसे कि हम जिसे कहते हैं फ्रॉम जेनेसिस टू डूम्सडे, फ्रॉम द बर्थ ऑल द वे टू डेथ, राइट। आप एक तरह का जो अगर ऐसे है आप उसे एक टेम्पोरल रेंज के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आप आंसर इलैबोरेट कर सकते हैं, आप डीकोड कर सकते हैं, आप पहले पास्ट के बारे में विवरण कर सकते हैं, फिर आप प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आप इस तरह से एक पर्टिकुलर ऐसे के टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक डायमेंशन होता है एक्सपैंड करने का, वो आपका टेम्पोरल से रिलेटेड होता है। आप उस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में बता रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का पैटर्न है जो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला एक्सपेंशन मेथड भी होता है जो काफी इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल रहता है ऐसे राइटिंग में, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट कर सकते हैं, आप उस प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो क्या क्या प्रॉब्लम है, विवरण कर सकते हैं आपके क्यों क्यों वो प्रॉब्लम आ रही है, किन किन वजहों से वो प्रॉब्लम नहीं जा पा रही है, और साथ ही साथ में आप एक से दो इनोवेटिव सॉल्यूशंस बता सकते हैं या आप कुछ प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशंस जो कि गवर्नमेंट ने निकाले हैं उनको भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अपनी एसेस को एक्सपैंड करने की दो बहुत ज़रूरी टेक्निक्स जो होती हैं, एक तो हो जाता है आपका टेम्पोरल जिसमें आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताते हैं जैसा कि हम लोगों ने कहा, और दूसरा हो जाता है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मेथड। एक में आप प्रॉब्लम को एल्यूसिडेट कर रहे हैं और फिर आप सोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। अन्य और भी वेज है, लेकिन ये दो कॉमन वेज हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप ऐसे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए कि आप एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। अगर हम कोई भी ऐसे ज़्यादातर देखते हैं, हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें डिबेट समझ लेते हैं और आप सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। जब आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं मे बी अगर हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक है और अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो आप कह ही रहे हैं कि ऑफकोर्स अगर मैनकाइंड ऐसे ही चलता रहा, अगर प्लास्टिक का उपयोग होता रहा, ये होता रहा, वो होता रहा, तो हम डेफिनेटली विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप यही पर्सपेक्टिव बार बार रखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेटा डिस्कोर्स। दैट मीन्स आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, आप एक ही डिस्कोर्स रख रहे हैं, आप एक ही आइडियोलॉजी रख रहे हैं और आप एक मल्टीफेसेटेड पर्सन नहीं है। मल्टीफेसेटेड पर्सन वो होता है जो प्लूरलिज्म एक्सेप्ट करता है। और आपको अपने ऐसे में याद रखना है, आपके ऐसे आपके विचारों का रिफ्लेक्शन है। आपका जो ऐसे आपके थॉट प्रोसेस को दिखाता है, आपका ऐसे ये दिखाता है कि किस तरह से आप आर्ग्यू कर रहे हैं दो थॉट प्रोसेसेस के बीच में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रखना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, कभी भी एक तरफा ऐसे मत लिखिए। याद रखिए कि ये एक डिबेट नहीं है, ये एक ऐसे है जहाँ पर जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स आप रखते हैं उतना ही वो बेटर माना जाता है। तो हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और बिल्कुल अवॉइड कीजिए मेटा डिस्कोर्स का होना। मेटा डिस्कोर्स मतलब कि एक ओवर आर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू जिसको आप बार बार रिपीटेडली कह रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। आपको एक मल्टीफेसेटेड आंसर, मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी की झलक देनी है और वो तभी होता है जब आप वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं, जब आप कंक्लूजन में भी बताते हैं दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव, दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मल्टीफेसेटेड प्लूरलिस्टिक ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको प्लूरलिस्टिक ऐसे लिखना है, राइट। अगर हम फोर्थ सजेशन की तरफ जाते हैं तो कई बार देखा गया है कि अगर आप अपनी पॉलिटी की नॉलेज दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे के जो टॉपिक्स हैं वो या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं या इवन स्पोर्ट्स जगत से है या किसी और जगह से है, तो आप अगर कहीं पे भी रेलिवेंटली, ये नहीं है कि आप अननेसेसरीली क्योंकि हम लोगों ने आपको एक टिप दिया है इसीलिए आप उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी डाल सकते हैं। तो आप अपनी पॉलिटी की नॉलेज को अच्छी तरह से ब्रश अप कीजिए। आपको पता होना चाहिए सारे आर्टिकल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, और आप इन सारी चीज़ों को अपने ऐसे के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए रेलिवेंट जगहों पे। रेलिवेंट अगर है तो उन्हें ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो ऑलवेज ट्राई टू इंटरस्पर्स, ऑलवेज ट्राई टू स्प्रिंकल
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने पॉलिटी को रिवाइज करना चाहिए और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी रेलेवेंट है तो आप उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के को स्प्रिंकल कर पा रहे हैं अपने ऐसे के अंदर। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, ट्राई टू पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ट्राई टू मेक सेम्बलेंस, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि वो रेलेवेंट होने चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि आपने सजेशंस में देखा है, सीखा है, इसलिए आप उन्हें डाल रहे हैं, उनका रेलेवेंस होना चाहिए ऐसे के अंतर्गत, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि आपके जो कोट्स आप लिख रहे हैं, जो सब हेडिंग्स आप लिख रहे हैं, अगर आप उन्हें कैपिटलाइज कर देते हैं ताकि वो थोड़ा अलग दिखे, राइट। आपको ये चीज़ अग्री करनी पड़ेगी कि कई बार एग्जामिनर जो है उनके पास बहुत बल्क में पेपर्स आए होते हैं, तो अगर आपने एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करना है तो ऑफकोर्स आपको अपनी लिखावट के ऊपर भी गौर फरमाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ब्लैक पेन हो गया या अगर आप सो ऑफकोर्स टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से कभी कभी बच्चे कहते हैं कि 2 पेन्स का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है, तो आप कैपिटल्स में लिखिए। जो आपके इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स हैं, आप उन्हें अलग से लिखिए, आप उन्हें थोड़ा कैपिटलाइज कीजिए ताकि वो एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब कर पाए, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप आइडियली क्या कर सकते हैं, जो आपके कोट्स हो गए, आपके सब हेडिंग्स हो गई, या तो आप उनको कैपिटलाइज कर दीजिए, आप उन्हें बड़े अक्षरों में लिखिए, या फिर आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कोट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप अपने खुद की एक लिस्ट बनाइए। जिस तरह से आप सेक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे कि हर एक सेक्टर में क्या चीज़ ज़रूरी है, हर एक सेक्टर के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसी तरह से ट्राई टू मेक अ लॉन्ड्री लिस्ट, ट्राई टू मेक एन एंटायर कैटलॉग ऑफ इंपॉर्टेंट कोटेशंस, राइट। अगर आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं और किसी ऑथर ने बहुत ही कैप्टिवेटिंगली एक पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए ताकि एग्जाम से पहले आप उन सारी चीज़ों को ब्रश अप कर सकें, राइट। अगर हम बात करें जैसे कि अगर हंगर के ऊपर है, तो आपको याद रखना है हंगर काफ़ी सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक डायरेक्टली हंगर हो, मे बी ये गवर्नमेंट की फ्लॉड पॉलिसीज़ के ऊपर हो सकता है, मे बी ये इक्विटेबल सोसाइटी के बारे में हो सकता है, मे बी एक इगैलिटेरियन यूनिवर्स के बारे में हो सकता है, मे बी ये सोशलिज्म एंड इट्स इल इफेक्ट्स के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी लिस्ट अच्छी तरह से बना लेंगे तो आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हंगर इज एक्चुअली द वर्स्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इट क्लेम्स मिलियंस ऑफ विक्टिम्स एवरी ईयर। या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर, वी नो द वर्थ ऑफ वाटर, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई, राइट। तो इस तरह से आप अपनी खुद की एक लिस्ट बना सकते हैं जहां पर आप मेंशन कर रहे हैं टॉपिक्स को, उनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को, ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिपोजिटरी बन जाए ऑफ कोटेशंस जिन्हें आप एग्जाम पे रिवाइज कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इंट्रोडक्शन में एक कोटेशन ही दें। अगर आपको लग रहा है कि कोई रेलेवेंट कोटेशन नहीं है आपके पास, तो आप उसे अवॉइड कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्ट करने की कोटेशन से, आप सिंपली डाइव कर सकते हैं टॉपिक के ऊपर अगर आपके पास कोई अच्छा हुक है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि कोटेशन ही होना चाहिए, आपका अच्छा हुक पर्सपेक्टिव भी आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन इंट्रोडक्शन बन सकता है। अगर हम नेक्स्ट सजेशन के ऊपर जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि आप रिपोर्ट्स हो गया, डेटा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, आप इन सबको मेंशन कीजिए ताकि आपका जो ऐसे है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट रिच दिखे, और साथ ही साथ में पता चले कि आपने जो अपना पूरा का पूरा पोजीशन दिया है, अपना थॉट प्रोसेस दिया है, वो किसी ना किसी बेसिस से आ रहा है, ये रैशनली आ रहा है। ये नहीं है कि आप क्योंकि बिलीव कर रहे हैं इसलिए आ रहा है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो किसी ना किसी रैशनल आउटलुक से आ रहा है, राइट। तो इसमें रिपोर्ट्स हो गई, डेटा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पूरे के पूरे ऐसे के अंदर डाल रहे हैं, ताकि एक झलक दिखाए कि आप बहुत ही रैशनली इस पर्टिकुलर टॉपिक को देख रहे हैं, आप बहुत वेल रेड हैं, और साथ ही साथ में आपको पता है कि क्या आपका थॉट प्रोसेस है, और आप उसे अच्छी तरह से ऐसे के थ्रू, ऐसे के माध्यम से बता पा रहे हैं, राइट। आप
आप NGOs के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या कोई रिपोर्ट्स इंसिडेंट्स जो निकले हैं इंस्टीट्यूशंस की, जैसे नीति आयोग हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था, एक वे ऑफ एक्सपेंशन इज द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मेथड। तो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मेथड की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप 1 से 2 इनोवेटिव सोल्यूशंस भी दे रहे हैं, राइट, तो आपका जो एसे है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इट विल गिव एन एज टू योर एसे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 1 से 2 इनोवेटिव सोल्यूशंस भी बता रहे हैं, आप 1 से 2 ऐसे सोल्यूशंस बता रहे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं तो एडवर्ड डी बर्नो लैटरल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, तो मे बी वो लैटरल थिंकिंग का एक तरह का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस है। तो जितना ज़्यादा इनोवेटिव आप रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप 1 से 2 इनोवेटिव सोल्यूशंस भी दे सकते हैं अपने एसे में, स्पेशली अगर आप प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने एसे के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बार देखा गया कि 2 कॉमन प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं बच्चे। एक तो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो ये है कि कैसे पढ़ना चाहिए हमें एसे के बारे में, राइट। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि स्टार्टिंग में बच्चे काफ़ी रिलक्टेंट रहते हैं कि एसे को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो एक जो चीज़ है कि कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए एसे, क्योंकि हमें डिफरेंट चीज़ें रीड करेंगे, डिफरेंट चीज़ें पसंद आएंगी, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए, किस तरह से हमें एसे को नेल करना चाहिए, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें एसे के बारे में, राइट। तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने ये एसे का मिनी मॉड्यूल्स डेवलप किया है। तो आने वाली जो काफ़ी सारे जो लेक्चर्स होंगे आपके, वो इन्हीं मिनी मॉड्यूल्स के अंतर्गत होंगे, ताकि आपको पता चले और आप अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी वाइज आप इन सारे वीडियोज़ के नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको ये हेल्पफुल रह रहा है और आप उसी के अनुसार अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का आपको डायरेक्शन देगा, राइट। आपका जो मॉड्यूल 1 होगा उसके अंतर्गत हम व्हाट इज द एसे पेपर इंटेल उनके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि हर मॉड्यूल के अंदर आपका एक प्रैक्टिस एसे भी सॉल्व होगा, जिसमें हम आपको हैंड रिटन वे में दिखाएंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप उस एसे को डेवलप कर सकते थे, राइट, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी हो और आप बेटर प्रिपेयर्ड रहें अपने एसे को लिखने के लिए। तो मॉड्यूल 1 में व्हाट इज द एसे पेपर इंटेल क्या क्या होता है, हर एक मॉड्यूल के साथ ऑफ कोर्स आपको एक प्रैक्टिस एसे दिया जाएगा और एक प्रैक्टिस एसे का सॉल्यूशन भी मिलेगा, राइट। मॉड्यूल 2 के अंदर वीडियो में व्हाट इज द आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन, के किस तरह से आप आइडियली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या एक बेहतर वे रहना चाहिए एसे राइटिंग को प्रैक्टिस करने का। थर्ड मॉड्यूल में एंड ऑफ कोर्स सोर्सेस कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं जब आप एसेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप एसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बारे में भी। साथ ही साथ में इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। कई बार हम देखते हैं कि हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम लोग इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से स्टार्ट करें, किक स्टार्ट करने का प्रोसेस, राइट। तो वो चीज़ कवर अप होगी। हाउ यू कैन इन्हांस योर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज, राइट। कई बार हमें बहुत ज़्यादा जानकारी होती है लेकिन हम उन्हें वर्ड्स के अंदर पुट नहीं कर पाते हैं। कई बार हम कहते हैं वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, हमें पता नहीं है कि इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएं, तो वो चीज़ भी आप इस मॉड्यूल के थ्रू लर्न करेंगे, राइट। अगर हम 5th मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप एसेज लिख रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी विवरण होगा। साथ ही साथ में कि कैसे आप अपने कंटेंट को इलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में 2 टेक्निक सीखी थी। अन्य और टेक्निक्स क्या हैं इलैबोरेशन मेथड की। ऑफ कोर्स जो चीज़ें आपको सब हेडिंग्स और रफ ड्राफ्ट्स के बारे में याद रखनी है, क्योंकि सब हेडिंग्स और रफ ड्राफ्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका एसे में बनाने के लिए। अगर आपके पास एक रफ पिक्चर होती है तो बेटर एसे बन पाता है। कैसे आप अपने व्यू पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, कैसे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप वीडियोस के थ्रू सीखेंगे। साथ ही साथ में आपको कंक्लूजन कैसा देना है, एकदम इम्पैक्टफुल कंक्लूजन जो कि सब कुछ समराइज करे, उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे, राइट। ऑफ कोर्स सैम्पल एसेज और ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे एसे मॉड्यूल 10, 11 के अंदर, राइट। और साथ ही साथ में कोट्स कलेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने कहा कुछ रेलिवेंट एप्ट कोट्स जो हैं उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, राइट। सो ये पूरा एसेज के ऊपर मिनी मॉड्यूल रहेगा।
जिसके थ्रू आप फोकस्ड वे में थ्रू द यूट्यूब कोर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग आप इसे फॉलो कर पाएंगे और स्ट्रक्चर्ड वे में आप एसे राइटिंग हो गया, आपका कोई भी रिटन एबिलिटी टेस्ट हो गया, उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे, राइट। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं मिनी मॉड्यूल से रिलेटेड या जो सजेशंस दी हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं।